नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। मेरे साथ मेरे सहयोगी रूपाली शर्मा भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। न्यूज रूम लाइव में शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी खबर से। संभल में शिव जी निकले हैं। देखिए बड़ी खबर, संभल में मंदिर का मामला, मंदिर में पूजा अर्चना हो रही है। कल ये मामला सामने आया था, मंदिर में श्रद्धालु की भीड़ उमड़ी है और अब वहां पर पूजा अर्चना हो रही है। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। संभल में शिव और हनुमान मंदिर निकला है, वहां पर कुछ मूर्तियां भी निकली हुई हैं। जब वहां पर प्रशासन और पुलिस प्रशासन रेड करने पहुंचे थे बिजली चोरी के मामले में, लेकिन वहां पर जो मंदिर पाया गया तो 40 साल के बाद इस मंदिर को खोलने का यहाँ पर दावा किया जा रहा है। तो बिल्कुल संभल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ पर हनुमान मंदिर और शिव जी का जो स्तंभ है वो निकला है और साथ ही साथ नंदी भी वहाँ पर निकला है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जहाँ पर हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना जो है वो संभल में हो रही है। और आपको बता दें, भगवा झंडा भी जो है वो मंदिर के ऊपर लगाया गया है। एक बड़ी खुशी की बात है, जहाँ पर मंदिर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आज से पूजा अर्चना जो है वो शुरू हो गई है। 43 साल से ये मंदिर बंद था और कल अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान ही बड़ा खुलासा हुआ, जहाँ पर मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति, शिव जी और साथ ही साथ नंदी की मूर्ति जो है वो निकली है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं संभल के लोग कितने उत्साहित है, कितनी श्रद्धा के साथ इस मंदिर में पूजा कर रहे हैं, जो मंदिर 46 साल से बंद था। और खास बात यह है कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सीधे संभल से ये लाइव तस्वीरें, जहां पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं और पल पल की कोशिश कर रहे हैं कि लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वक्त पूजा अर्चना हो रही है। विजेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे इस वक्त लाइव संभल से मौके से हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला जो सामने आया है अब यहाँ पर क्या कार्रवाई होगी और किस तरह से इस मंदिर का आगे जो है वो निगरानी रखी जाएगी। विजेंद्र, पूजा अर्चना शुरू हो गई है और लाइव तस्वीरें वहां से दिख रही हैं, बताइएगा क्या माहौल वहां पर नजर आ रहा है? जो श्रद्धालुओं का है वो हुजूम लगातार बढ़ता जा रहा है और जो पूजा अर्चना है वो महिलाएं लगातार पूजा अर्चना करने के लिए और पुरुष भी यहाँ पर पूरी जगह पे तांता लगा हुआ है। तो कैमरा मैन मंदिर के सामने आकर जब जगह दिखाई सबसे बच्चों उत्तरायण कर ब्राह्मण है पूजा तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी है। अब जो है हर सुबह का यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है, पता नहीं मिलता। देखो इस वक्त वहां पर काफी भीड़ है, क्योंकि वहां पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और साथ में मीडिया कर्मी भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि ये बड़ा मामला संभल हिंसा के ठीक कुछ दिनों के बाद आए हैं। कुछ दिन पहले संभल हिंसा हुई थी, 19 नवंबर को वहां पर एक सर्वे करवाया गया था। 19 नवंबर के बाद 24 को एक बार फिर से सर्वे करवाया गया, लेकिन उस दिन वो सर्वे जो है वो एक बड़ी हिंसा में तब्दील हुई और बहुत बड़ा विवाद भी रहा। 4 लोगों की उसमें जान भी चली गई थी। तो अब ये मामला जो है
आरती हो चुकी है कि यहाँ आरती हुई है और क्या पूरी व्यवस्था रही है? हमने श्री गणेश जी की आरती करी और शंकर भगवान की आरती की है, हनुमान जी की आरती की है और लगभग सभी भगवानों का ध्यान पूजन किया है अर्चन करके। और अब हम लोग आरती की गई है और देखा गया कि कपूर आरती बाकी सब तो सभी चीजों की व्यवस्था हो गई है और बड़े प्रेम से सब लोगों ने यहाँ पे पूजा अर्चन किया है। भगवान गणेश जी और शंकर भगवान की और हनुमान जी की आरती करके हम लोग आरती का समापन कर रहे हैं। कोसी परिक्रमा के अंतर्गत संबंधित आते हैं 24 कोसी परिक्रमा जो हम लोग यात्री है उसमें उसी परिधि में ये सारे मंदिर आते हैं और इन मंदिर को विशेष स्थान वंदे वंदे पशो नाम वंदे सूर्य सुगंधवहिनयनम वंदे मुकुंदा प्रियम वंदे भक्तजनाग्रम च वरदम वंदे शिवम शंकरम ओम जय शिव ओम राधा हरे शिव ओम
यहाँ पर पहुंचने लगे हैं और आने लगे हैं। कैमरामैन विपिन के साथ न्यूज भाई भाई याद
आरती हो चुकी है तो यहाँ आरती हुई है और क्या पूरी व्यवस्था रही आरती की? हमने श्री गणेश जी की आरती करी और शंकर भगवान की आरती की है, हनुमान जी की आरती की है और लगभग सभी भगवानों का ध्यान पूजन किया है अर्चन करके। और अब हम लोग आरती की गई है और देखा गया कि कपूर आरती बाकी सब है। हाँ करो ना। इस तरह से जो श्रद्धालु है वो बाहर भी बैठे मंदिर में जगह है वो कम है और लगातार मंदिर उपकरणों के साथ जलाभिषेक हो रहा है और पूरी जो विधान से यहाँ पर दूध और जो भी चीजें हैं पूजा की उसके साथ पूजा अर्चना मंदिर में की जा रही है। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार इधर से दिखाएं किस तरह से मंदिर पर भीड़ है, मंदिर के गेट पर किस तरह से इधर दिखाएं यहाँ पर जो भारी भीड़ है। पूजा अर्चना की लगातार जो है भीड़ गेट पर बढ़ती जा रही है और पुलिस सुरक्षा यहाँ पर काफी साथ चौबंद की गई है और लगातार जो चीजें हैं वो यहाँ पर हो रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जो कैमरा मैन है वो दिखाया जरा महिला यहाँ पर महिला श्रद्धालु बैठे हैं, उन्होंने पूरी तरह से यहाँ पर जो है एक चादर बिछा करके और यहाँ पर भजन कीर्तन भी शुरू कर दिया है। लगातार इधर आ जाए, इधर मैं आपको और दिखाता हूँ जो यहाँ की तस्वीरें हैं किस तरह से ये पूरा चबूतरा जो था ये पूरी तरह से दीवार में कवर्ड था और यहाँ पर प्रशासन ने जो है उसको बुलडोजर चला करके उसको तोड़ा गया है, उसको हटाया गया है। और भी आपको तस्वीर में दिखाने की कोशिश करूंगा कैमरे के माध्यम से कि किस तरह से जो अभी प्रशासन का हथौड़ा है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है। ये कुआं था जिसको बंद कर दिया गया था, अब बुलडोजर से जो है यहाँ की जो चार दीवारी थी वो हटा दी गई, लेकिन कुआं की कुछ सीमा उधर भी है जहाँ से प्रशासन का जो है हथौड़ा आप देख सकते हैं यहाँ पर चल रहा है। प्रशासन दोनों तरफ कार्य कर रहा है और जो है पूजा अर्चना भी चल रही है, लेकिन यहाँ पर जो है हथौड़ा भी प्रशासन का लगातार चल रहा है जिसको साफ सफाई की जा रही है। यहाँ पर जो अतिक्रमण था उसको हटाया गया बुलडोजर के माध्यम से और मेरे पीछे फैनी हथौड़ा लगातार प्रशासन का जो संबल प्रशासन का वो यहाँ पर चल रहा है और जो चीजें हैं वो की जा रही है, क्लियर की जा रही है। मंदिर की जो है जो प्रांगण जितना है जितनी सरकारी जगह है उसको सबको खाली कराया जा रहा है। और देखिए ये कुआं था, कुएं को पूरी तरह से खाली करा दिया जाए, ये देखने वाली बात होगी आगे खोदा जाएगा या क्या इसमें पानी निकाला जाएगा या नहीं, लेकिन जितनी बाउंड्री वाली थी उसको हटाया जा रहा है, पूरी तरह से क्लियर कराया जा रहा है। ये मेरे ठीक पीछे मंदिर है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये मंदिर का पूरा प्रांगण है। ऊपर तक दिखाएं किस तरह से मंदिर जो बना हुआ है, ऊपर का सिर्फ दिखाई देता था, लेकिन जो नीचे मंदिर था वो पूरी तरह से दीवारें लगाई गई थी, यहाँ से कवर्ड था। और इधर का रास्ता दिखाएं, यहाँ जो है पूरी तरह से इधर भी गली है जो क्लियर बाहर के लिए चली जाती है। लगातार यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरह से पहरा लगाए हुए है। यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। पुलिस प्रशासन काफी तादाद में यहाँ पर तैनात किया गया है जिससे सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो, क्योंकि श्रद्धालु यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं और जो संख्या है श्रद्धालुओं की वो क्षेत्र से बढ़ती जा रही है। महिला श्रद्धालु हो चाहे पुरुष श्रद्धालु हो वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं 40 साल के बाद भगवान शिव के मंदिर पर झंडा लगाया गया है और उसकी चोटी पर भी झंडा लगाया गया है। ऊपर कैमरामैन दिखाएं, मंदिर की चोटी पर झंडा लहरा रहा है। ये झंडा जो है 40 साल के बाद लहराया गया है, ऐसा यहाँ के लोगों का बताना है कि जो मंदिर था वो पूरी तरह से कवर कर दिया गया था, मंदिर दिखाई नहीं देता था और उसके बाद लगातार ये जो चीजें थी निकल के आई, क्योंकि बिजली चेकिंग के दौरान डीएमएसपी ने जब यहाँ पर अभियान चलाया उस समय ये चीज क्लियर संशोधन करने का प्रस्ताव किया है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ी बातें हैं। इस तरह जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 17 में भी संशोधन किया जाना है। उज्ज्वल हमारे साथ इस तौर पर जुड़े हुए हैं। उज्ज्वल, वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल था उसे माना जा रहा था कि सोमवार को ये बिल पेश होगा लोकसभा के अंदर, लेकिन फिलहाल अब ये सस्पेंस है और अब मंगलवार या बुधवार को इसको लाया जा सकता है। क्या पूरी अपडेट है, जरा बताइएगा।
ये बड़ा कदम है और जो लोकसभा सचिवालय की तरफ से एजेंडा सोमवार का दिया गया था, शुक्रवार को इसलिए हम बात करें, शुक्रवार को जो एजेंडा बताया गया था कि सोमवार को वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो सूचीबद्ध रखा गया है। लेकिन अभी जो फिलहाल खबर सामने आ रही है वो ये है कि इस जो लोकसभा सचिवालय की जो सूची एजेंडा आया है, अपडेटेड जो आया, उसमें वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो है सरकार बड़ी सूक्ष्म जो है वो कदम रख रही है। अब्दुल मेघवाल जो कि केंद्रीय कानून मंत्री हैं, उनको संसद के अंदर लोकसभा में ये जो विधेयक है ये पेश करना था। वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े दो बहुत महत्वपूर्ण विधेयक जो है उनको जो है लोकसभा में पेश करना था। और जब से खबर सामने आई थी तब से तमाम विपक्ष के जो सांसद है कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी रणनीति बना ली थी। बयानबाजी भी जो है वो हमें देखने को मिल रही थी। और बिल्कुल सरकार चाहती है कि अगर बात की जाए तो यहाँ पर पहले सस्पेंस तो बरकरार हो ही गया है, लेकिन अगर मंगलवार बुधवार को ये पेश होता है तो क्या कुछ लगता है जिन पॉइंट्स को रखा गया है कोविड द्वारा उन पर किस तरीके से चर्चा होगी और इस बिल का अगर ओवरऑल समीकरण करें क्या कुछ निकल कर आ सकता है? बिल्कुल रूपाली, देखिए ऐसा अभी एक आप कह सकते हैं कि बहुत से थोड़े चांस है कि सरकार इसको सस्पेंस बना रही है और हो सकता है कि बिल पर ज्यादा बवाल ना मचे, इसलिए जो लोकसभा की जो सरकार की सूची जारी की गई है उसमें से हटा दिया जाए। लेकिन फिर भी इसमें एक प्रावधान है, बिल्कुल हो सकता है कि सोमवार को भी पेश किया जा सकता है। इसमें क्या करना होगा सरकार को, इसमें सरकार को जो है वो लोकसभा स्पीकर से परमिशन लेनी होगी। अगर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जो है वो परमिशन दे देते इसको सप्लीमेंट्री लिस्टिंग के माध्यम से ऐन मौके पर भी सोमवार को जो है सदन में पेश किया जा सकता है। तो तेरा से हो सकता है सरकार की रणनीति भी हो सकती है कि इसको एजेंडे पे से हटा दिया जाए ताकि इतना बवाल अभी ना देखने को मिले और ऐन टाइम पर बिल्कुल ऐन मौके पर जो है वो लोकसभा जो स्पीकर है उनसे परमिशन दे और सोमवार को इस बिल को पेश कर सकती है सरकार। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी साझा करने के लिए। देखिए अभी फिलहाल सस्पेंस है, लेकिन मंगलवार और बुधवार को क्या तस्वीर सदन से आएगी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर ये देखना दिलचस्प है। अब कुछ ही घंटों का समय बाकी है और तस्वीर साफ हो जाएगी। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट। बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी मैं मां नहीं बन पा रही थी। फिर हमें आईवीएफ के बारे में पता चला और उसकी मदद से हमें बच्चे की खुशी मिली। इसी तरह आईवीएफ ने लाखों कपल्स के सपनों को सच किया है। 1 साल तक अगर कोई संतान ना होने की समस्या से जूझ रहे हैं तो आज ही डॉक्टर से अपना इनफर्टिलिटी कंसल्टेशन कराएं। इंदिरा आईवीएफ, निसंतानता और टेस्ट बेबी सेंटर। कश्मीरी जीआई लेबल मसनूआत की QR कोड की ऑथेंटिकेशन के साथ पेशकश है फनकाराना दस्तकारी से तैयार करदा हर एक मसनूआत जो कश्मीर की दस्तकाराना तहजीबी पस मंजर की कहानी बयान करती है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि आपके सामने कश्मीरी फन का हकीकी जौहर ही है, एक लम्हा निकालें और अपने प्रोडक्ट पर QR कोड स्कैन करें। आपकी खरीदारी की सदाकत की तौसीक करने से आपको ये एतमाद मिलता है कि ये एक हकीकी कश्मीरी जीआई लेबल वाला शाहकार है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में महाकुंभ 2025 में सनातन पताका लहराने के लिए तैयार है उत्तर प्रदेश। उच्च कोटि के प्रबंधन वाले मानवता के इस अमूर्त धरोहर से साधु संतों के साथ ही कल्पवासी भी पुण्य के भागी बनेंगे। कल्पवास अर्थात 1 माह तक संगम तट पर डेरा डालकर वेदों का अध्ययन और ध्यान पूजा, जो पौष मास के 11वें दिन से प्रारंभ होकर माघ माह के 12वें दिन तक चलती है। श्वेत व पीताम्बरधारी कल्पवासियों के दर्शन, संगम में डुबकी और पूज्य साधु संतों के आशीर्वाद का पुण्य प्रसाद प्रयागराज हुई कि ये तो मंदिर है। एडिशनल एसपी ने देखा, यहाँ के अधिकारियों ने देखा और फिर साफ सफाई की और आज देख सकते हैं वो साफ सफाई पूरी तरह से पूजा अर्चना में तब्दील हो गई है। लगातार पूजा अर्चना हमने आपको 3 तस्वीरें मंदिर के अंदर से लाइव दिखाई, जिसमें जलाल से जो पुजारी हैं, ब्राह्मण हैं, यहाँ के धर्म गुरु हैं, वो करा रहे हैं। तो लगातार जिन लोगों तक ये सूचना पहुंच रही है वो हिंदू धर्म के, वो लगातार मंदिर का पूरा रुख मंदिर का कर रहे हैं। पूरे परिवार से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मैं कैमरा से कहूंगा और आगे आए दोबारा से दिखाएं किस तरह से यहाँ पर अभी भी लाइव तस्वीरें
जहां पर हनुमान मंदिर में पूजा हो रही थी, शिव की मूर्ति जो है निकली है और 46 साल बाद ये आरती इस मंदिर में की गई और मंदिर का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। तो दूसरी तरफ लोगों में खुशी और जिस तरीके की श्रद्धा है, ये लाइव तस्वीरें आपने देखी। तो संबल की अगर बात की जाए, इस वक्त संबल में श्रद्धा का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। मंदिर में पूजा अर्चना जो है वो देखने को मिल रही है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए ब्रेक पर जाने से पहले फिलहाल इस वक्त बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आपको बता दें वन नेशन वन इलेक्शन पर फिलहाल सस्पेंस बरकरार है और इसी को लेकर देखिए कल सोमवार को ये पेश होना था, लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है कि ये बिल जो है वो पेश नहीं होगा। संशोधित कार्यसूची से बिल जो है वो हटाया गया है। मंगलवार बुधवार को बिल पेश हो सकता है, सोमवार को नहीं। पहले ये खबर थी कि सोमवार को बिल पेश होगा वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन इस पर फिलहाल सस्पेंस बरकरार है। अब ये बताया जा रहा है कि मंगलवार या फिर बुधवार को ये पेश हो सकता है। अब देखना होगा, थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि क्या मंगलवार या फिर बुधवार के दिन इसको पेश किया जाएगा, क्योंकि ये बड़ा मामला बनते जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार प्रतिबद्ध नजर आ रही है। सरकार का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू होना चाहिए, जिससे देश में बदलाव होगा, देश का राजस्व बचेगा और भी कई सारे तर्क सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। लेकिन देखना दिलचस्प है कि क्या जो सरकार के साथ में जो सहयोगी दल हैं, यानी एनडीए के बाकी सहयोगी दल हैं, क्या वो इस पर मोहर लगाएंगे, क्या उसके सदस्य इस पर मोहर लगाएंगे, फिर उसके बाद विपक्ष इस पर क्या रवैया रखता है, और जब लोकसभा से अगर पास होता है तो उसके बाद राज्यसभा में इस बिल को लेकर किस तरह से चर्चा होगी, ये बेहद ज्यादा दिलचस्प नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो जहां पर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अगर बात की जा रही थी तो सोमवार को बिल पेश होना था और अब सस्पेंस जो है दिखता हुआ नजर आ रहा है। अब सोमवार की जगह कहा जा रहा है मंगलवार या बुधवार को ये बिल पेश हो सकता है और यहाँ पर काफी सारी सिफारिशें भी जो है कोविन समिति की तरफ से रखी गई है और मार्च में ये सिफारिशें जो है वो रखी गई थी। तो इस वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बिल पास जो करने की बातें सामने आ रही है, उसमें काफी सारे ऐसे पॉइंट्स है कि अगर देश में एक वक्त पर चुनाव जो है एक साथ करवाए जाएंगे तो उनको लेकर क्या क्या प्रक्रिया रहेगी वो भी सामने रखी है। तो फिलहाल अगर बात की जाए वन नेशन वन इलेक्शन बिल की, तो सस्पेंस जो है वो बरकरार है और हो सकता है मंगलवार या बुधवार को ये बिल पेश हो। देखिए वन नेशन वन इलेक्शन पर बड़ी बातें, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन 129वां संशोधन रखा गया है। बिल्कुल, कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल इस बिल को संसद में पेश करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर ये कुछ बड़ी बातें आपको बता रही हैं, जिसमें सोमवार को द यूनियन टेरिटरी संशोधन 1 बिल को भी पेश किया जा सकता है। मोदी कैबिनेट ने 12 दिसंबर को एक देश एक चुनाव बिल को मंजूरी दी थी। अब उस पर मंगलवार या बुधवार को बिल जो है वो पेश किया जा सकता है। विधेयक में 2034 के बाद एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा गया, यानी फिलहाल कैबिनेट से मंजूरी और अब 2034 के बाद एक चुनाव कराने का प्रस्ताव। सरकार ने बिल का मसौदा लोकसभा सदस्यों को भेज दिया है और अब इस पर चर्चा की जाएगी, पेश किया जाएगा। इसके साथ ही बिल के जरिए संविधान में 129वां संशोधन और दिल्ली और जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के कानून में बदलाव किया जाना है। सरकार बिल को संसद में पेश करके संविधान के 4 अनुच्छेद में संशोधन का प्रस्ताव करेगी। बदलाव वाले अनुच्छेद हैं 82A और 83, 172 और 327। ये इसमें अनुच्छेद हैं जिनको बदला जाएगा। संविधान संशोधन विधेयक में एक नया अनुच्छेद 82 और ए और साथ ही साथ लोकसभा और सभी विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव करवाना ये भी है। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि, अनुच्छेद 172 राज्य विधानमंडलों की अवधि और अनुच्छेद 327 में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा गया। सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम और एनसीपी सरकार की धारा 5 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ी बातें हैं। इस तरह जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 17 में भी संशोधन किया जाना है। उज्ज्वल हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। उज्ज्वल, वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल था उसे माना जा रहा था कि सोमवार को ये बिल पेश होगा लोकसभा के अंदर, लेकिन फिलहाल अब ये सस्पेंस है और अब मंगलवार या बुधवार को इसको लाया जा सकता है। क्या पूरी अपडेट है, जरा बताइएगा।
ये बड़ा कदम है और जो लोकसभा सचिवालय की तरफ से एजेंडा सोमवार का दिया गया था, शुक्रवार को इसलिए हम बात करें, शुक्रवार को जो एजेंडा बताया गया था कि सोमवार को वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो सूचीबद्ध रखा गया है। लेकिन अभी जो फिलहाल खबर सामने आ रही है वो ये है कि इस जो लोकसभा सचिवालय की जो सूची एजेंडा आया है, अपडेटेड जो आया, उसमें वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो है सरकार बड़ी खूबसूरत जो है वो कदम रख रही है। अब्दुल मेघवाल जो कि केंद्रीय कानून मंत्री हैं, उनको संसद के अंदर लोकसभा में ये जो विधेयक है ये पेश करना था। वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े दो बहुत महत्वपूर्ण विधेयक जो है उनको जो है लोकसभा में पेश करना था। और जब से खबर सामने आई कि सबसे तमाम विपक्ष के जो सांसद है कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी रणनीति बना ली थी, बयानबाजी भी जो है वो हमें देखने को मिल रही थी। और बिल्कुल उज्जवल, सरकार चाहती है बिल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पहले सस्पेंस तो बरकरार हो ही गया है, लेकिन अगर मंगलवार बुधवार को ये पेश होता है तो क्या कुछ लगता है जिन पॉइंट्स को रखा गया है कोविड द्वारा उन पर किस तरीके से चर्चा होगी और इस बिल का अगर ओवरऑल समीकरण करें क्या कुछ निकलकर आ सकता है? बिल्कुल रूपाली, देखिए ऐसा अभी एक आप कह सकते हैं कि बहुत थोड़े चांस है कि सरकार इसको सस्पेंस बना रही है और हो सकता है कि बिल पर ज्यादा बवाल ना मचे, इसलिए जो लोकसभा के जो सचिवालय की सूची जारी की गई है उसमें से इसको हटा दिया जाए। लेकिन फिर भी इसमें एक प्रावधान है, बिल्कुल हो सकता है कि सोमवार को भी पेश किया जा सकता है। इसमें क्या करना होगा सरकार को, इसमें सरकार को जो है वो लोकसभा स्पीकर से परमिशन लेनी होगी। अगर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जो है वो परमिशन दे देते इसको सप्लीमेंट्री लिस्टिंग के माध्यम से ऐन मौके पर भी सोमवार को जो है सदन में पेश किया जा सकता है। तो तेरा तो हो सकता है सरकार की रणनीति भी हो सकती है कि इसको एजेंडे में से हटा दिया जाए ताकि इतना बवाल अभी ना देखने को मिले और ऐन टाइम पर बिल्कुल ऐन मौके पर जो है वो लोकसभा जो स्पीकर है उनसे परमिशन ले और सोमवार को इस बिल को पेश कर सकती है सरकार। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी साझा करने के लिए। देखिए अभी फिलहाल सस्पेंस है, लेकिन मंगलवार और बुधवार को क्या तस्वीर सदन से आएगी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर ये देखना दिलचस्प है। अब कुछ ही घंटों का समय बाकी है और तस्वीर साफ हो जाएगी। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आप तक ये बड़ी अपडेट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। देखिए ब्रेक से पहले हमने बात की थी किस तरह से संभल या फिर बाकी अन्य मामले निकल कर सामने आ रहे हैं, तमाम ये मुद्दे थे। वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा इस वक्त देश के अंदर गरमाया हुआ है और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी बहस चल रही थी। लेकिन फडणवीस सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार आज होना है। शाम 4 बजे नागपुर विधान भवन में आज शपथ ग्रहण होगा और लगभग 21 दिन के बाद महाराष्ट्र के अंदर तमाम जो मंत्री पद के शपथ जो है वो आज होने वाले हैं, नागपुर में होगा। और आज 30 से 32 मंत्री शपथ ले सकते हैं, अपने पद और गोपनीयता की शपथ आज ले सकते हैं। तो बिल्कुल फडणवीस सरकार की अगर बात की जाए तो आज पहला विस्तार होगा मंत्रिमंडल का, जहां पर 30 से 32 मंत्री जो है वो शपथ ले सकते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो कई ऐसे नए नाम जो है इस मंत्रिमंडल में सामने आ सकते हैं। इसी के साथ भाजपा के पास जय शिवसेना को हेल्थ और एनसीपी को वित्त विभाग जो है वो मिल सकता है। इस पर भी चर्चा जो है वो चल रही थी, लेकिन अभी अगर बात की जाए तो ये आज नागपुर में होने वाला है और इसको लेकर कुछ खास बातें आपकी स्क्रीन पर। बीजेपी से संभावित मंत्री आपके सामने चंद्रशेखर बावनकुळे, गिरीश महाजन, चंद्रकांत पाटिल, जयकुमार रावल, पंकजा मुंडे और पंकज भोयर। तो साथ में राधा कृष्ण, विजय पाटिल भी इसमें शामिल हैं। मंगल प्रभात लोढ़ा को भी मंत्री बनाया जा सकता है। ये संभावित मंत्रियों की लिस्ट है। इसी के साथ सुरेंद्र राजे भोसले और मेघना बोधिकर को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। शिवसेना शिंदे गुट से संभावित मंत्री संजय सिरसाट, उदय सामंत और शंभू राजू देसाई का नाम भी निकल कर आ रहा है। गुलाब राव पाटिल, भारत गोगवाले और संजय राठौर का नाम भी इसमें सामने आ रहा है। इसके साथ ही आशीष जायसवाल हैं, प्रताप सरनाइक हैं और योगेश कदम का नाम भी शिवसेना शिंदे गुट से या उनके कोटे से उनको मंत्री बनाया जा सकता है। तो ये कई संभावित नाम है जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, जिसको लेकर चर्चाएं जो है वो सामने है। और एनसीपी अजीत गुट से संभावित मंत्री के नाम जो है वो सामने आ रहे हैं, जहां पर छगन भुजबल और अदिति तटकरे का नाम सामने है। इसके साथ साथ नरहरी झिरवाल, बाबा साहेब पाटिल भी इस लिस्ट में शामिल हैं और हसन मुश्रीफ और दत्ता भरने का भी नाम शामिल है। और साथ साथ अनिल पाटिल पर भी यहाँ पर
भरोसा जताया गया है उन्हें भी मंत्री पद दिया जा सकता है। अभी ये संभावित काम है, लेकिन कुछ चंद घंटों के बाद ये तस्वीर साफ होगी जब एक एक मंत्री शपथ लेंगे, एक एक मंत्री बाहर आएंगे, उनको कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, क्या मिलेगा, वो तो बाद की बात है। लेकिन मंत्री पद की शपथ लेते लेते तमाम सभी मंत्रियों के चेहरे आएंगे, उनके नाम आएंगे और फिर पता लगेगा कि आखिर कितने मंत्री किस कोटे से आएंगे। बिल्कुल, नागपुर में क्यों हो रहा है ये शपथ ग्रहण, ये भी आपको बताइए क्या खास कारण है जो नागपुर में आज एक शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। तो महाराष्ट्र में विधानसभा के 2 भवन है, इसके साथ एक मुंबई और दूसरा नागपुर में, ये भी एक बड़ी वजह है। विधानसभा का बजट और मॉनसून सत्र मुंबई में होता है, जिसके चलते आज नागपुर की अगर बात की जाए तो, और जबकि शीतकालीन सत्र नागपुर में होता है, इसलिए ये शपथ ग्रहण समारोह भी नागपुर में ही होने वाला है। इरशाद अहमद हमारे साथ मुंबई से हमारे सहयोगी इस खबर पर जानकारी देंगे। इरशाद, फाइनली आज मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और एक सरकार, संपूर्ण रूप से एक सरकार बनेगी, एक बॉडी बनेगी और वो महाराष्ट्र को आगे 5 साल के लिए चलाएगी। जरा बताइएगा संभावित नाम क्या है और किस तरह से ये शपथ समारोह आज रहने वाला है। सरकार जो है आज भाजपा से 21 और शिवसेना शिंदे गुट के 12 और अजित पवार एनसीपी के 10 मंत्री बनाने की बात चल रही है। खासतौर से उन मंत्रियों को जो नए चेहरे हैं, जो भी मंत्री बनाए जा रहे हैं, उनको वरिष्ठ जो पार्टी के अधिकारी है, पार्टी वरिष्ठ नेता है, वो फोन करके उनको एक सूचना दे रहा है कि आज उनका मंत्रिमंडल में एक नाम उनका है और शपथ देने पहुंचना है। आज नागपुर में खासतौर से शाम 4 बजे का समय दिया गया है और राजभवन छोटा होने के कारण उसके लॉन में, राजभवन के लॉन में नागपुर के शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी तरह से चल रही है और शाम 4 बजे शपथ ग्रहण होगा। फिलहाल अभी देवेंद्र फडणवीस और पार्टी अध्यक्ष को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा जो है वो बनी हुई है। क्या कुछ लगता है किस तरीके से सामने आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर मिनिस्ट्री की बात एक सबसे पहली निकलकर सामने आ रही है। देखो रूपाली, खासतौर से ये देखने की बात है कि एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार, ये तीनों भी जो अपने नाम उन्होंने पेश किए हैं और खासतौर से जो चेहरे हैं उनके सामने उन्हें कौन सा मंत्री पद दिया जाएगा, ये तो पहले उनकी चर्चा हो चुकी है। लेकिन कुछ मंत्रालयों को लेकर अभी पेश फंसा हुआ नजर आता है। लेकिन आज जो मंत्रिमंडल में शपथ देंगे उसके बाद उसको खाते वाटप किया जाएगा। लेकिन अभी ये साफ नहीं हुआ है कि किसे कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा। अभी फिलहाल महाराष्ट्र में अलग अलग भागों से जो है, विदर्भ है, पश्चिम महाराष्ट्र है, उत्तर महाराष्ट्र है और कोकण है, मराठवाड़ा है, ऐसे हर जगह से 2-2 मंत्री बनाए जा रहे हैं। और फिलहाल बीजेपी ने ये 2-2 नाम दिए हैं। मुंबई से 2-3 मंत्री बनाए जा रहे हैं। तो वहीं शिंदे गुट से भी ऐसा ही कुछ है और वहाँ अजित पवार जो है राष्ट्रवादी, उनके भी कुछ नाम बॉडी लैंग्वेज क्या बता रहे हैं, कौन आ रहे हैं, तो वो फॉर्म के हिसाब से हम अभी इस पर जानकारी लेना शुरू है हमारा। तो मालूम पड़ेगा कि इसमें आगे 4 बजे कौन से मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। जो एकनाथ शिंदे हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही है जब से शपथ ग्रहण हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है थोड़ा सा तालमेल में वहां पर दिक्कत हुई थी, लेकिन उसके बाद बात बन गई, सहमति बन गई, उन्होंने डिप्टी सीएम का पद जो है वो स्वीकार किया है। क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज उस स्तर की है जो पिछले कार्यकाल में रही थी? हालांकि उस समय मुख्यमंत्री थे, लेकिन क्या एक्सेप्टेंस है उनके लिए? इरशाद, चलिए इरशाद हमारी बात को नहीं सुन पा रहे हैं। इरशाद हमें बता रहे थे कि किस तरह से महाराष्ट्र के अंदर अलग अलग गुटों के मंत्री बनाए जाएंगे। इधर यूपी बीजेपी विधानमंडल दल की आज बैठक होने वाली है, बड़ी बैठक है। बीजेपी और सहयोगी दलों के विधायकों की ये अहम बैठक होगी और इसमें बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा होने वाली है, विचार विमर्श होने वाला है। बिल्कुल, विधानसभा सत्र को लेकर बैठक में रणनीति जो है वो भी बनाई जाएगी और यूपी भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल की आज जो है बैठक होने जा रही है और इसी को लेकर विचार विमर्श जो है वो किया जाएगा। बीजेपी और सहयोगी दलों के विधायकों की बैठक जो है आज होने वाली है। कई मुद्दे सामने आएंगे, उनको लेकर बातचीत की जाएगी, विचार विमर्श किया जाएगा और रणनीति जो है वो बनाई जाएगी। रजा बात हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजा, जानकारी दीजिएगा जरा इस बैठक को लेकर।
शाम को बैठक है योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बीजेपी के उनके सहयोगी दलों के सत्र शुरू हो जाएगा सोमवार से। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इस सत्र का सबसे बड़ा फोकस कुंभ है और कुंभ में जो भी उनके अधीन जो विभाग हैं नगर विकास और खास तौर पर परिवहन। अब पिछली बार जुलाई में सत्र था जिसमें 10,000 करोड़ का बजट अनुपूरक बजट पास किया गया था। अब की बार अनुमान है कि 12,509 करोड़ रुपए का बजट पारित करने की संभावना सरकार की तरफ से है और सबसे ज्यादा इसमें फोकस महाकुंभ का रहेगा और विभागों को अधिसूचना जारी कर दी गई है, उनके प्रस्ताव मांगे गए हैं। इसी पे आज शाम को योगी आदित्यनाथ लोक भवन में मीटिंग लेंगे और खासतौर से प्रस्ताव पर भी चर्चा करेंगे किस तरह से अनुपूरक बजट को रखा जाए सत्र में। बिल्कुल रजा, देखिए विधानसभा सत्र भी होना है, क्या उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी? क्योंकि हम देख रहे हैं अलग अलग राज्यों में या फिर लोकसभा के अंदर किस तरह से पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं, कोई सहमति नहीं बन पा रही है, हंगामा हो रहा है। कि इस विधानसभा सत्र के लिए सरकार की क्या खास तैयारी होगी और किस रणनीति के साथ, ताकि ये सत्र संपूर्ण रूप से चले, लोगों के मुद्दे हल हों, बातचीत हो, ठोस चर्चा हो, उसको लेकर रणनीति बनाई गई? अभी कुछ देर में सर्वदलीय बैठक होने जा रही है विधानसभा। हम लोग विधानसभा बिल्कुल सामने हैं, उसके बाद अभी जाएंगे सर्वदलीय बैठक में, हम लोग भी शामिल रहेंगे और खासकर कवर करेंगे कि यूनिवर्सिटी में अभी विधानसभा जाने वाली है। और वहाँ तो सर्वदलीय बैठक में विधानमंडल के नेता राजनाथ मिश्रा कांग्रेस की तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष जो है पांडे जी, उसके पास जो है सतीश महाना जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो सर्वदलीय बैठक लेंगे और योगी आदित्यनाथ भी पहुंचने वाले हैं विधानसभा। ये कुछ देर की होगी जिसमें समन्वय मिलाप इकट्ठा किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष के कहेंगे, विपक्ष से भी गुजारिश करेंगे, सत्ता पक्ष से भी कि सुचारू रूप से सही तरीके से ये सत्र चलने किया जाए। मगर विपक्ष खासतौर पर संपन्न के इशू पर जो है वाइब्रेशन में है, मुझे लग रहा है खासतौर पर जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी हंगामा करने के पूरे मूड में है और 18 तारीख को कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पर विधानसभा घेराव भी है। क्या मुद्दे होंगे रजा जो इस विधानसभा सत्र के अंदर उठेंगे? बड़े मुद्दे, हालांकि संभल का एक मुद्दा चर्चा में है, इसके अलावा और क्या मुद्दे हो सकते हैं जो उठने की उम्मीदें हैं? देखिए अभी अधिसूचना जारी हो जाएगी, अधिसूचना पे चर्चाएं होंगी और खासतौर पर तीन तक कार्रवाई होगी और विपक्ष से भी मुद्दे मांगे जाएंगे। मगर सत्ता पक्ष वाले अनुपूरक बजट पे फोकस कर रहे हैं और महाकुंभ सबसे बड़ा पर्व जो उत्तर प्रदेश में इस बार होने जा रहा है जनवरी में, उसकी तैयारियां, उसकी समीक्षा बैठक योगी आदित्यनाथ मुसलसल ले रहे हैं और उसको जो है विपक्ष को ही बताया जाएगा। अनुपूरक बजट जो है खासतौर पर 12,000 करोड़ का जो है बजट आने की संभावना है। रजा, यही तो अगर बात की जाए मुद्दों को लेकर चर्चा की गई, लेकिन क्या कुछ लगता है यहाँ पर विपक्ष किस तरीके से पलटवार कर सकता है? क्योंकि विपक्ष हमेशा से ये देखते हुए आए जिन मुद्दों पर चर्चा की गई वो बहस में तब्दील हो जाती है, तो इस बार क्या अनुमान लगाया जा सकता है? जाहिर सी बात है लोकतंत्र में विपक्ष हंगामा ही करेगा और विपक्ष कहीं न कहीं अपनी प्रेजेंस को दर्शाएगा। विधायक क्योंकि समाजवादी पार्टी के बहुत ज्यादा है विधानसभा में और कहीं न कहीं संपत्ति का इशू बनाया जाएगा। जियाउर रहमान पे जिस तरह चाटे हो रही है संपत्ति सांसद से, वो भी इससे यहाँ गर्म होगा। और सबसे बड़ी चीज है कि समाजवादी नेता मुझे लग नहीं रहा है सुचारू रूप से सत्र को चलने देंगे। रजा, इसमें कोई दोहराई नहीं, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश की हर गतिविधि पर पूरे देश दुनिया की नजरें रहती हैं और उत्तर प्रदेश में जो भी फैसला लिया जाता है या राजनीति का राह भी वहां पर शुरू होता है तो इसका असर पूरे देश की राजनीति पर देखा जाता है और साथ साथ लोकसभा के लिए भी रास्ता उत्तर प्रदेश ही खोजता है। तो ये तमाम चीजें हैं, इस वजह से ये सत्र और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है उत्तर प्रदेश के लिए। तो जाहिर सी बात, एक बड़ा राज्य है तो एक बड़ी प्लानिंग और एक बड़ी रणनीति भी सरकार की तरफ से तैयार की गई होगी। बिल्कुल सरकार का फोकस महाकुंभ की तरफ है। महाकुंभ के निमंत्रण वितरण भी जितने मंत्रीगण हैं वो पूरे देश में जाकर दे रहे हैं। खासतौर पर ये भी हो रहा है कि फॉरेन के भी लोग आएंगे महाकुंभ में, उसके लिए इंतजाम हो रहे हैं और इसी पे सबसे ज्यादा सरकार का फोकस है। मगर सरकार हर तरीके से विपक्ष के सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है, जिसके लिए सर्वदलीय बैठक शाम को योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रीगण को बुलाया है और बैठक करेंगे और रणनीति तय करेंगे किसी भी तरीके से विपक्ष को कामयाब न होने दें और सत्र को सुचारू रूप से बजट जो अनुपूरक बजट पास होगा उससे भी सहमति विपक्ष दे दी जाए और कहीं भी तरीके से विपक्ष के सवालों में सरकार ना गिरती हुई नजर आए। हर तरीके से हर तरह से जवाब देने के लिए सरकार तैयार है।
तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका रजा, इस जानकारी के लिए। रजा अब्बास हमारे साथ इस वक्त बने हुए थे और उन्होंने इस पूरे बैठक को लेकर, जो बैठक होनी है विधानमंडल की, जिसमें सारे विधायक मौजूद होंगे, सहयोगी दल के विधायक भी इस बैठक में मौजूद होने हैं। खासतौर पर विधानसभा के सत्र को लेकर इस पर खास चर्चा होगी। देखिए, 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और ये 3 दिवसीय उनका दौरा है, महत्वपूर्ण दौरा है। नक्सलियों को खदेड़ने का काम भी इस दौरे के जरिए किया जा सकता है और नक्सलियों के गढ़ में गृह मंत्री अमित शाह ने डेरा डाल दिया। तो बिल्कुल साफ तौर पर ये 3 दिवसीय दौरा गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ में देखे जाने वाला है और इसी में कई सारे कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। लेकिन इसी में एक बड़ी बात है, जितने भी लोग नक्सलवाद से प्रभावित हुए हैं उनके परिवारों से भी मिलेंगे। तस्वीरें आपके सामने। तो रायपुर से तस्वीरें लाइव हैं और क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में हैं और आप देख रहे होंगे इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ उस जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय हैं, वो भी मौजूद हैं और पूरी प्रक्रिया के साथ जो कार्यक्रम हो रहा है, लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया होती है, हमारे संविधान के तहत जो प्रक्रिया रहती है, उसके तहत अभी वहां पर इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। तो सीधी तस्वीरें रायपुर से हैं। देश के पहले ऐसे गृह मंत्री अमित शाह हैं जो नक्सलगढ़ में रुके हैं और चाणक्य के नाम से माने जाने वाले हमेशा अपनी रणनीतियों के चलते पूरे विश्व भर में उन्होंने अपनी पहचान को बनाया है। खास तौर पर लॉ एंड ऑर्डर हो, आतंकवाद का मुद्दा हो, नक्सलवाद का मुद्दा हो, जम्मू कश्मीर से लेकर छत्तीसगढ़ तक एक्शन समय समय पर देखे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को कैसे खदेड़ने की कोशिश की गई है, खास तौर पर आतंकवाद की जड़ों को पानी डालने वाले जो लोग हैं उनको कैसे खदेड़ा गया है, वो भी एक बड़ा सवाल था। जिसमें OGWs हैं या जो आतंकियों के फंडिंग करते हैं, उनको मदद करते हैं, किसी भी प्रकार की मदद करते हैं, उन पर कैसे नकेल कसी गई है, ये भी एक बहुत बड़ा पैमाना है। और अब निशाना गृह मंत्री अमित शाह के जो सीधे सामने है वो छत्तीसगढ़। अब तस्वीरें आप देख लीजिएगा, कितनी खूबसूरत तस्वीर ये निकल कर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह, उनके साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और साथ मंत्री भी वहां पर मौजूद हैं। और ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि छत्तीसगढ़ के 24 वर्ष के युवा राज्य के लिए। छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करते ही इस बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि को उसने पाया है, हासिल किया है। अपने शौर्य, पराक्रम, वीरता और कर्तव्य परायणता के बल पर छत्तीसगढ़ पुलिस ने पूरे देश में आज हमेशा हमेशा के लिए स्वर्णाक्षरों में अपना नाम अंकित किया है, इतिहास के सुनहरे पन्नों पर अपना नाम दर्ज किया है। इस बार समूचे छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। अद्भुत और अविस्मरणीय छत्तीसगढ़ के लिए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे स्थान ग्रहण करने का व्यक्त करूं। और एक शानदार वापस अपने स्थान पर जाते हुए इतिहास अद्वितीय अविस्मरणीय पद छत्तीसगढ़ के लिए जब छत्तीसगढ़ पुलिस को प्रदान किया गया राष्ट्रपति का कदम निशान। दाहिने और दाएं तो आप ये लाइव तस्वीरें इस वक्त छत्तीसगढ़ के रायपुर से देख रहे थे, जहां पर पूरे संवैधानिक तरीके से वहां पर देखिए उनको याद किया जा रहा था जो जिन्होंने नक्सलवाद को लेकर अपनी जानें गंवाई हैं या फिर जो जिन्होंने शहादत प्राप्त की थी। न्यूज रूम लाइव में अभी के लिए फिलहाल इतना है। आप अपना ख्याल रखें, हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।